हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक है सिंगल फेज एसी सर्किट। तो जब हम बात करते हैं बेटा सिंगल फेज एसी सर्किट की, तो सिंगल फेज एसी सर्किट का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्योर आर एलिमेंट, प्योर एल एलिमेंट, प्योर सी एलिमेंट, आर एल का कॉम्बिनेशन, आर सी का कॉम्बिनेशन एंड आर एल सी का कॉम्बिनेशन। तो हम जब इन सर्किट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट। तो जब हम सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं तो सर्किट मतलब व्हेन वी कनेक्ट द एलिमेंट्स लाइक आर एल एंड सी विद द सप्लाई वोल्टेज सोर्स, दैट्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ सर्किट। अब सर्किट में जब हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई की, तो सप्लाई कैसी कनेक्ट करेंगे हम लोग, एसी सप्लाई। तो अवर फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट सर्किट इज प्योर आर सर्किट। तो जब हम प्योर आर सर्किट के बारे में बात करते हैं तो प्योर आर सर्किट में व्हाट इज द सर्किट, दिस इज अ एलिमेंट आर connected with the AC supply and the equation of AC supply is Vm sin omega t with element R and we provide the current I. Now in the AC हम बात कर रहे हैं बेटा प्योर आर सर्किट की, तो रेजिस्टेंस वर्क करता है ओम्स लॉ पर। एंड व्हाट इज द ओम्स लॉ, द ओम्स लॉ इज V equals to IR. तो when we calculate the value of I, the formula of I is V by R. We put the equation of V, the voltage is Vm sin omega t divided by R. Now the value is Vm by R sin omega t, that is the equation of I. So when we compare this equation, we get the Vm by R. This value produces the maximum current. So we put the value Im is equals to Vm by R and the equation I is equal to Im sin omega t. So this is the current equation in case of purely resistive circuit. Now if we draw the phasor diagram, so we have voltage equation Vm sin omega t and the current equation Im sin omega t. Now अब हम अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप ध्यान से देखें, तो ओमेगा टी के साथ भी कोई एंगल हमने ऐड नहीं किया है, ना ही सब्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली करंट के साथ भी ना कोई एंगल ऐड है ना सब्ट्रैक्ट है। दैट मीन्स द वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। तो what is the phasor diagram, V and I are in same phase. Now we calculate the value of power. When we talk about the power equation, our formula of power is V into I. So the value of V is Vm sin omega t and the equation of current is Im sin omega t. Now we multiply both the equations. तो Vm Im हमने एक साइड किया एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हम इस इक्वेशन में चेंजेस कर सकते हैं। वी एम आई एम बाई 2 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने डिवाइडेड बाई 2 को पहले ही बाहर लिख लिया और ये वैल्यू बन गई मेरी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। नाउ जब हम इसका आगे का सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन हमारे पास पावर की पहले निकल कर आ गई थी। तो हमारी इक्वेशन बन गई वी एम आई एम बाई 2 माइनस वी एम आई एम बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। दिस इज अवर करंट इक्वेशन। ओके, so the power value is Vm Im by 2 minus Vm Im by 2 cos of 2 omega t. So this power is known as instantaneous power. But हम लोग कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर को यूज़ नहीं करते हैं। वी ऑलवेज कैलकुलेट द एवरेज पावर और आरएमएस वैल्यू। तो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं द एवरेज पावर, तो एवरेज ऑफ वी एम आई एम बाई 2 माइनस एवरेज ऑफ वी एम आई एम बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Vm is a constant term, Im is also a constant term, 2 is a constant term. So the average of the constant is constant
यानी Vm/Im/2 माइनस। अब अगर हम यहाँ देखें तो Vm/Im/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, बट cos 2ωt ये डिपेंड कर रहा है हमारे थीटा एंगल पर, और ये जो 2ωt है ये रिप्रेजेंट करता है 2 थीटा यानी कंप्लीट साइकिल को। और कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होता है बेटा? 0। तो ये पूरा टर्म क्या वैल्यू देगा हमें? 0। तो हमने 0 को यहाँ पुट किया तो एवरेज पावर जो निकल कर आई दिस इज Vm/Im/2। हमने इसको ब्रेक किया Vm/√2 इंटू Im/√2। हमने जब इसको इस तरीके से ब्रेक किया Vm/√2 इंटू Im/√2 तो ये फॉर्मूला बना हमारा Vrms का और ये फॉर्मूला बना हमारा Irms का। सो दिस इज द एवरेज पावर जो हम कैलकुलेट करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में। अब हम बात करते हैं अपने प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स की, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब हुआ कि एलिमेंट में लगाया हमने L और उसके साथ हमने सप्लाई सोर्स दिया Vm sin ωt। तो जब हम बात करते हैं बेटा कॉइल की, यानी कॉइल का कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट्स की। अब मैग्नेटिक सर्किट की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो मैग्नेटिक सर्किट का मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर 2 लॉ काम करेंगे हमारे। एक है हमारा फेराडेज लॉ और दूसरा होता है हमारा लेंज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ क्या कहता है कि जब भी हमें किसी कॉइल को 2 मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो क्या होता है वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक EMF इंड्यूस होता है। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से भी एक EMF इंड्यूस होता है। तो अगर हम बात करें EMF की तो इक्वेशन बन जाती है हमारी L/di/dt। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा लेंज लॉ की, तो लेंज ने क्या लॉ दिया था कि जो भी EMF प्रोड्यूस होता है वो अपने सोर्स वोल्टेज को अपोज करता है। तो सोर्स वोल्टेज तो हमारा V था, तो V को जब इसने अपोज किया तो इक्वेशन बनी V = -E। अब हमने अगर इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट किया तो इक्वेशन बन गई L/di/dt। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हमें तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वोल्टेज हमारे पास है। तो अब इस डिफरेंशिएशन वाले करंट को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। V की जगह रख दिया Vm sin ωt, L से इसको डिवाइड करा दिया, यहाँ रह गया di/dt। अब मैंने इंटीग्रेट किया तो di/dt तो बन गया I। Vm/L को मैंने बाहर ले लिया बिकॉज ये कॉन्स्टेंट टर्म है, और साइन ωt को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। हमने t के रेस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेट किया? क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब अगर हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू बनी Vm/L और साइन ωt का डिफरेंशिएशन बना हमारा, इंटीग्रेशन बना हमारा माइनस का cos ωt/ω। Vm/L बराबर इंटू माइनस का cos ωt/ω। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनकर आती है बेटा? हमने करंट की इक्वेशन लिखी माइनस का Vm/ωL cos ऑफ ωt। बट अगर हम ध्यान से देखें तो करंट की जो इक्वेशन होती वो भी हमारी साइनसॉइडल होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी किस में निकली है बेटा? हमारी कॉस में। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? इस माइनस साइन को हमने हटाया तो वैल्यू बन गई Vm/ωL sin ωt -90 डिग्री। हमने माइनस साइन को हटाया, कॉस को साइन में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम इस टर्म को देखें, ये जो यहाँ पर ωL की वैल्यू आ रही है इसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं XL, और यही कहलाता है बेटा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमारे यहाँ पे Vm/XL ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी मैक्सिमम करंट को। हमने इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू ये निकल कर आई हमारी, और यहाँ से हमारी करंट की इक्वेशन बन गई बेटा Im sin ब्रैकेट में ωt माइनस का 90 डिग्री। तो ये बन गई हमारी कंप्लीट करंट की इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वोल्टेज की इक्वेशन थी Vm sin ωt और करंट की इक्वेशन निकली हमारी Im sin ωt -90 डिग्री। तो अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो वोल्टेज इक्वेशन था Vm sin ωt और करंट का इक्वेशन था Im sin ωt -90 डिग्री। तो फेजर डायग्राम में आप बेस किसको लिखेंगे? हम वोल्टेज को, बिकॉज वोल्टेज जो है हमारा 0 एंगल के साथ है और करंट हमारा 90 डिग्री से लैग कर रहा है क्योंकि ये माइनस में है। तो लैग करने की वजह से करंट हमारा ये बना, तो ये बना हमारा 90 डिग्री के साथ लैगिंग कंडीशन में। तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या लिख सकते हैं? V लीड्स
I by 90 डिग्री और I lags V by 90 डिग्री। और हम अगर इसको चाहें तो हम फेजर डायग्राम में क्या चेंज कर सकते हैं, अभी हमने वोल्टेज को बेस लिया है, अगर हम करंट को बेस लेते तो हमारा वोल्टेज क्या कर जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री से लीड कर जाएगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में हमारा फेजर डायग्राम क्या रहेगा, सेम। नाउ हम बात कर रहे हैं बेटा पावर की अगेन। तो जब हम पावर की बात कर रहे हैं फॉर्मूला अपना वही लगाते हैं, P इक्वल्स टू V इंटू आई। V की जगह रखा मैंने Vm साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले देखिए हमने कैलकुलेट किया था, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। मैंने वही वैल्यू यहाँ पर पुट करी बट इन डिफरेंट वे, मैंने उसको कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहीं से ऐसे ही हमने अपनी करंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का Vm इंटू Im मैंने एक तरफ लिखा, और ये टर्म बन गया मेरा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Vm Im बाई 2, और ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो इसको मैंने लिख दिया साइन 2 ओमेगा टी। तो ये जो पावर निकल कर आई बेटा, ये कौन सी पावर निकली हमारी, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन वही सेम बात जो हमने प्योर आर में पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है हमारी, वो हमारी कहीं यूज़ नहीं होती है। हम जो पावर यूज़ करते हैं दैट इज़ एवरेज पावर। जब हमने इसका एवरेज पावर कैलकुलेट किया P एवरेज, तो जब मैंने P एवरेज कैलकुलेट किया तो एवरेज वैल्यू ऑफ माइनस का Vm Im बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो अब ये साइन 2 ओमेगा टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 थीटा, यानी कंप्लीट साइकिल। अभी ये कंप्लीट साइकिल बना रहा है, तो कंप्लीट साइकिल का एवरेज क्या होता है, 0। तो द एवरेज पावर इज 0 इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर एवरेज, जब हमारी एवरेज पावर 0 निकल रही है, दैट्स वाई हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं बेटा, वो कॉम्बिनेशन किसका बनता है, RL का। अब इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं बेटा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की, क्योंकि एलिमेंट तो 3 होते हैं हमारे, हम तीनों एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, कैपेसिटर को कनेक्ट किया किसके साथ, सप्लाई वोल्टेज के साथ। वोल्टेज हमने क्या दिया, Vm साइन ओमेगा टी। हमने करंट की वैल्यू दी, कैपेसिटर दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस करंट की इक्वेशन को कैपेसिटर के केस में। अब जब हम बात करते हैं बेटा कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं Q, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V, ये फॉर्मूला होता है हमारा। और जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी d बाई dt ब्रैकेट में c इंटू, और v की जगह मैंने रख दिया Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि मुझे इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो Vm और c इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, और साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो Vm इंटू सी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारी। अब अगर ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने इससे पहले प्योर आर और प्योर एल को डिस्कस किया था, और प्योर आर और प्योर एल दोनों के ही केस में हमारी करंट की वैल्यू निकली थी Vm बाई आर या Vm बाई XL। तो इसीलिए यहाँ पर भी मैंने इस ओमेगा सी वाले टर्म को अपॉन में ले लिया, जिससे कि मैं यहाँ पर एक करंट की वैल्यू बना सकूँ। तो ये बनी मेरी करंट की इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज़, इस कॉस को फिर से साइनसॉइडल क्वांटिटी में चेंज करते हैं, और अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर प्लस साइन है, तो मैंने प्लस 90 के साथ इसको करंट की वैल्यू में साइन ओमेगा टी में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन अगर हम देखें, ये जो टर्म आपके पास दिखाई दे रहा है Im, तो इस Im की वैल्यू हो गई 1/XC, जहाँ XC की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 1/ओमेगा-C, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ इंडक्टेंस और इन केस ऑफ कैपेसिटेंस हमेशा रिएक्टेंस जनरेट होता है, उसकी हेल्प से हम अपनी अदर क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी करंट की इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से, Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये बनी हमारी करंट की इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ से फेजर डायग्राम को देखें तो आप बहुत आसानी से इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फेजर डायग्राम हम ऑलरेडी 2 ड्रॉ कर चुके हैं।
तो इसका फेजर डायग्राम अब बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फेजर डायग्राम क्या बना, वोल्टेज तो हमारा हर बार सेम है, हम वोल्टेज इक्वेशन को कभी चेंज नहीं कर रहे क्योंकि सप्लाई हमने फिक्स कर दी है, इसीलिए हर बार हमारी करंट की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। तो यहाँ से जब हमने अपनी इक्वेशन निकाली तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, यानी फेजर डायग्राम क्या बना, हमने वोल्टेज को बेस लिया और करंट को हमने लीड करा दिया विद 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, I लीड्स V बाई 90 डिग्री। या फिर अगर मैंने करंट को बेस लिया तो मेरा वोल्टेज लैग कर जाएगा क्योंकि सीधे सीधे इसको मैंने रोटेट करा दिया है ना, 90 डिग्री से रोटेट करा दिया। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, V लैग्स I बाई 90 डिग्री। तो हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपनी पावर को कैलकुलेट अगर करें तो आई थिंक अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि हमारी पावर इसके केस में क्या निकलनी चाहिए, V इंटू आई। हमने वैल्यू पुट करी Vm साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन को हमने कॉस के टर्म्स में रखा, जिस तरीके से हमने इंडक्टेंस के केस में रखा था। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया Vm Im और ये अंदर बन गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना Vm Im बाई 2 और ये वही 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यानी साइन 2 ओमेगा टी। तो ये पावर क्या बनी बेटा हमारी, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस पावर। और इस इंस्टेंटेनियस पावर्स को हमने अगेन एवरेज पावर कैलकुलेट करी। तो जब एवरेज पावर निकाली तो एवरेज ऑफ Vm Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, अगेन दिस रिप्रेजेंट 2 थीटा यानी कंप्लीट साइकिल। और कंप्लीट साइकिल का एवरेज क्या होता है, 0। सो द एवरेज पावर इज 0। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन केस ऑफ प्योर एल, इन केस ऑफ प्योर सी, बोथ द पावर इज 0। तो ये हुआ हमारा सिंगल फेज एसी सर्किट्स में सिंगल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन ये तो हमारे सिंगल एलिमेंट हुए, हम तो इनको यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारे को सिंगल एलिमेंट्स कहाँ कॉइल में यूज हो रहे हैं हमारे, तो हम तो कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। तो नाउ हम अपने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशंस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी बेटा हमें, क्योंकि एवरेज पावर हमारी 0 निकल रही है एल और सी दोनों के केस में। इसका मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा है हमारा रेजिस्टेंस जो हमारी पावर को जनरेट कराने में हेल्प कर रहा है। तो हमने इसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बना हमारा RL सीरीज सर्किट का। अब ये RL सीरीज सर्किट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले R को L के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। हम सीरीज में क्यों जोड़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पहले सीरीज में डिस्कस करेंगे फिर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। हमने वोल्टेज क्या दिया बेटा यहाँ पर, Vm साइन ओमेगा टी। एक करंट जनरेट हुई तो पहली चीज़ तो ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ये दोनों एलिमेंट सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम जाएगा, बट वोल्टेज दोनों के केस में बदल जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट। तो सबसे पहला काम हम इन्हीं दोनों वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये करंट R के थ्रू जाएगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप जनरेट होगा वो होगा हमारा VR, तो उसका फॉर्मूला IR। और सिमिलरली जब L में जाएगा तो फॉर्मूला I इंटू XL। मैंने अपने पिछले उसमें भी बताया था आपको कि L का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है इंडक्टिव रिएक्टेंस में जब भी हम वोल्टेज या करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस हमने प्रूफ किया था कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। और जब हमने इंडक्टेंस की बात की थी तो इंडक्टेंस के केस में हमने ये देखा था कि करंट वोल्टेज को लीड कराता है और अपने आप को लैग कराता है विद 90 डिग्री। तो हमारे पास ये दो अलग अलग फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किए दोनों के, लेकिन एल सर्किट तो हमारा कंबाइंड है, तो हमें इन दोनों फेजर डायग्राम को भी क्या करना है बेटा, कंबाइंड करना है। तो अगर आप देखें, करंट इज द कॉमन क्वांटिटी। तो इस पूरे सर्किट में करंट हमारा क्या जा रहा है, सेम, बट वोल्टेज अलग अलग जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को कंबाइंड करा। कंबाइंड करते ही हमने बेस ले लिया I। अब इस I के रेस्पेक्ट में VR तो सेम फेज में आया और VL 90 डिग्री से लीड करता हुआ आया। तो अब इन दोनों का ड्रॉप का रिजल्टेंट किससे क्या कैलकुलेट करके देगा हमें, टोटल वोल्टेज। तो हमने यहाँ से अगर ध्यान से देखा
तो हमने पैरेललोग्राम मेथड बनाया, VL के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, VR के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दिस इज द पॉइंट, और ये निकल कर आया हमारा V, कितने एंगल पर, फाई एंगल पर। तो अगर मुझे V कैलकुलेट करना है तो हमारे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो VR x कंपोनेंट है और VL y कंपोनेंट है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, तो VR की जगह मैंने रखा I R का स्क्वायर और VL की जगह रखा मैंने I XL का स्क्वायर। दोनों में से I को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I को अंडर रूट से बाहर निकाला तो अंदर बचा केवल R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक हम केवल सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस की। बिकॉज अगर आप इस सर्किट में देखेंगे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन बना, तो जब हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिस टर्म को हम कहते हैं इम्पीडेंस, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले में R और X का कॉम्बिनेशन आया, तो ये कहला बनेगा हमारा इम्पीडेंस। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं V इक्वल टू IZ के साथ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Z, द Z इज अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और ये बना हमारा एक जनरल फॉर्मूला जिससे हम अपनी आगे की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। क्योंकि अब हम सारे सर्किट्स में बेटा कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहले तो ये बताइए, इम्पीडेंस आपको सबको समझ में आ गया, तो अब हम आगे इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं। जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, दिस एंगल इज फाई। अब ये एंगल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, इस एंगल में अगर मैं देखूँ, मैं tan फाई की वैल्यू अगर निकालूँ, क्योंकि मुझे VL पता है, मुझे VR पता है, और इन दोनों की हेल्प से मैंने V कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं tan फाई का फॉर्मूला लगाऊं तो tan फाई क्या होता है बेटा मेरा, ये अगर हम पाइथागोरस थ्योरम या के थ्रू ही सॉल्व करते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, द वैल्यू ऑफ tan फाई इक्वल टू VL अपॉन VR। तो यहाँ से मैंने फाई की वैल्यू निकाल दी, tan इनवर्स VL की वैल्यू IXL और VR की वैल्यू IR, I से I कैंसिल आउट हुआ, तो फाई बन गया मेरा tan इनवर्स XL अपॉन R। ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ फाई एंगल का। तो अगर आप इस फेजर डायग्राम को देखें, हम पहले वाली शीट लेकर आते हैं, तो करंट मेन वोल्टेज को लैग कर रही है कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो यहाँ पर हमारी करंट की इक्वेशन बन गई IM साइन ओमेगा t माइनस फाई। तो आपने एक चीज़ ध्यान से देखी कि जो करंट प्योर के केस में 90 डिग्री से लैग कर रहा था, आर कनेक्ट होते ही वो करंट अब 90 डिग्री से लैग नहीं कर रहा, वो करंट लैग कर रहा है बेटा फाई एंगल से। ये चेंज आया हमारा सर्किट्स में। अब अगर हम यहाँ से फेज पावर कैलकुलेट करें, तो पावर कैलकुलेट करने का अगेन सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, V इंटू आई। V इज VM साइन ओमेगा t, I इज IM साइन ओमेगा t माइनस फाई। हमने जब वैल्यू पुट करी है तो हमने VM और IM को एक साथ किया, साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t माइनस फाई को इधर लिख दिया। अब अगर अब ये देखें तो ये हम 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने डिवाइडेड बाई 2 और 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया। तो अगर मैंने इस फॉर्मूले को ओपन किया तो VM IM बाई 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मेरा बना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगर हम इसको देखें, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट, वैल्यू इज VM IM बाई 2, यहाँ बचा कॉस फाई माइनस VM IM बाई 2, यहाँ पर बचा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये कौन सी पावर बनी बेटा हमारी, इंस्टेंटेनियस पावर, जो अभी तक हम निकालते आ रहे थे। दिस पावर इज इंस्टेंटेनियस पावर। बट इंस्टेंटेनियस पावर तो हमारी काम नहीं आती है, तो हमें यहाँ पर अब निकालना पड़ेगा एवरेज पावर।
तो 2 टर्म है तो दोनों का एवरेज निकालेंगे। Vm/2 cos phi माइनस एवरेज ऑफ Vm/2 cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई। अब अगर आप इसको देखें Vm/2 cos phi ये सब कांस्टेंट है, ये कोई भी करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म है जो करंट पे डिपेंडेंट है और ये जो 2 ओमेगा टी है ये वही बन रहा है हमारा 2 थीटा यानी कंप्लीट साइकिल। और अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट साइकिल एवरेज क्या देगी हमको 0, तो ये पूरा टर्म तो हमारा 0 हो गया। बचा केवल एक ही टर्म हमारे पास पी एवरेज, तो उसका वैल्यू क्या बना सीधे सीधे Vm/2 cos phi। अब इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं Vm/2 इंटू Im/2 इंटू cos phi, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर Vrms Irms cos phi। तो आपने देखा ध्यान से कि केवल एक प्योर इंडक्टिव सर्किट जो पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था, एक एलिमेंट कनेक्ट करने से उस एलिमेंट ने पावर को जनरेट कराना शुरू कर दिया, इसीलिए हमने कॉम्बिनेशंस बनाए। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक अगर सबकी समझ में आ गया है तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में ये बात फिक्स कीजिए कि कॉम्बिनेशंस जो हैं हमारे आर और एल का, उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉइल। तो अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन की बात करता है कॉइल, तो कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल। तो नाउ हम लोग अपना डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, एक मिनट रुकिए, एक न्यूमेरिकल को नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत सिंपल से बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एक कॉइल है, जैसे मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, है ना, और इंडक्टेंस है इसका 0.2 हेनरी। उसको कनेक्ट किया है मैंने एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ। ठीक है, कैलकुलेट क्या क्या करना है मुझे, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, करंट, फेजर डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया था। पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को नोट भी कर देते हैं। अ कॉइल, बाकी से आप लोग भी इसको नोट करिए। अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम and an inductance of 0.2 Henry is connected across 100 volt, 50 hertz supply। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल, सेकेंड रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, थर्ड करंट, टोटल करंट जो भी यहाँ फ्लो हो रही है, एंड थर्ड और फोर्थ हमें यहाँ कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस यानी फाई। तो बेटा देखो पहली चीज अब तक हम जो यूज कर रहे थे दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू Vm sin ओमेगा टी। तो पहली चीज तो ये दिमाग में रखेंगे, हमारे पास अब वोल्टेज इस फॉर्मेट में दिया गया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो पावर कैलकुलेट की थी वो पावर में हमारा RMS क्वांटिटी यूज हुई थी। तो दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली RMS वैल्यू। इसको अपने बैग में फिक्स करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, द गिवन क्वांटिटीज R इज 10 ओम, L इज 0.2 हेनरी, वोल्टेज आपको 100 वोल्ट दिया है, फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। तो अगर हमें RL वाले फॉर्मूले याद है जो अभी भी हमने डेरिवेशन में किए थे, L का कहीं यूज नहीं करते। तो सबसे पहला आता है हमारा XL। तो अगर हम XL निकालें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2πfL या फिर ओमेगा L। आपको हमने पहले ही बताया है ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2πf। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 और L हो गया 0.2। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करती हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर निकल कर आता है 62.83 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ XL। नाउ अब हमारा आता है Z। तो हमारा Z का फॉर्मूला क्या निकल कर आया था RL के केस में, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट। मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू 10, XL की वैल्यू 62.83 का स्क्वायर।
मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरा Z का वैल्यू निकल कर आया 63.62 ओम। सिमिलरली मैंने अपना थर्ड पार्ट सॉल्व किया। द थर्ड पार्ट इज करंट, और आपको याद होगा हमने फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ किया था V = IZ। यहाँ I भी RMS क्वांटिटी है और V भी एक RMS क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग जो वोल्टेज अगर RMS में यूज़ कर रहे हैं तो करंट भी RMS ही होगी। वोल्टेज था हमारा 100, Z की वैल्यू 63.62, मैंने सॉल्व किया। द वैल्यू ऑफ करंट इज 1.57 एम्पियर। नाउ मेरा फोर्थ पार्ट था द फेज डिफरेंस यानी फाई, और फाई का फॉर्मूला था tan इनवर्स XL बाई R। तो अगर मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को लिखा, मैंने अप्लाई किया tan इनवर्स, द वैल्यू ऑफ XL इज 62.83, द वैल्यू ऑफ R इज 10, द एंगल ऑफ फाई इज 80.96 डिग्री। तो ये मेरी निकल कर आई फाई की वैल्यू। अब अगर हम चाहें ना तो इसमें पार्ट्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मुझे पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या था, VI cos फाई। तो हमें सबसे पहले cos फाई निकालनी है। आई हैव द वैल्यू ऑफ फाई। द वोल्टेज इज हमारा क्या है 100, द करेंट वैल्यू इज 1.57 एंड वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर cos की 80.96। यहाँ से हम अपनी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर अपनी आगे की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम इजीली, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप पावर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, आंसर आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ व्हाट। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हम एक ही टाइप के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस के लिए हम आपको अलग न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, तो चलिए एक नॉर न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हम लोग एक सर्किट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक RL सीरीज सर्किट है हमारा, RL सीरीज सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस दिया गया है 120 ओम एंड द इंडक्टेंस वैल्यू इज 0.15 हेनरी, और ये कनेक्टेड हैं, इज कनेक्टेड across 100 volt, 50 hertz AC सप्लाई। और आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ना मैंने करंट पूछा ना मैंने पावर पूछा, मैंने करंट को क्या कर दिया बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो गिवन वैल्यूज को मेंशन करते हैं। द गिवन वैल्यूज आर रेजिस्टेंस इज 120, एल की वैल्यू 0.15 हेनरी। तो पहला काम, आगे कुछ भी लिखने से पहले हम इस एल को फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं 2πfl से एक्सएल में। तो 2 × 3.14 × 50 × 0.15, तो हमारा एक्सएल निकल कर आया 47.12 ओम। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या और क्या दिया गया है हमें, इसमें वोल्टेज दिया गया है 100 वोल्ट। तो बेटा देखिए अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट निकालना है तो पहले तो ये बताइए एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर, द एलिमेंट इज R एंड L। अब R और L अगर हैं तो वोल्टेज अक्रॉस R एंड वोल्टेज अक्रॉस L की वैल्यू क्या हो गई, VR पूछा गया है और VL पूछा गया है। तो VR और VL का फॉर्मूला तो हमने डेरिवेशन के टाइम पे किया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, VR बराबर IR और VL बराबर IXL। तो XL मिल गया, R मिल गया, बट करंट तो मिला ही नहीं। और करंट का फॉर्मूला क्या था मेरा, V बराबर IZ। तो करंट निकालने के लिए मुझे पहले Z निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले Z निकालते हैं, R² प्लस XL²। मल्टीप्लाई किया, R की जगह रखा 120 का स्क्वायर, XL की जगह रखा 47.12 का स्क्वायर, और यहाँ से हमने Z कैलकुलेट किया। द वैल्यू ऑफ Z इज 128.82 ओम। अब जब Z निकल गया तो हम इजीली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 128.92, आंसर इज 0.7757 एम्पियर। ये आपकी करंट कैलकुलेट हो गई। अब VR निकालना है तो I × R 0.7757 × 120, आंसर इज 93 वोल्ट।
और अगर मुझे VL निकालना है तो IL नहीं होगा फॉर्मूला, याद रखिएगा। VL का वैल्यू क्या बन जाएगा, IXL। हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था और XL का वैल्यू था मेरा 47.12, मल्टीप्लाई करने पर 36.55 वोल्ट। तो दिस इज अवर सेकेंड न्यूमेरिकल। तो हमने दो न्यूमेरिकल करे, एक न्यूमेरिकल में हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ किया, दूसरे न्यूमेरिकल में हमने थोड़ा सा ट्विस्ट लाया और हमने दोनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट किया। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट की। तो अगर आप चाहें हम अपने आगे के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना एक न्यूमेरिकल और करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जिसमें हमने क्या किया है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दो तरीके की सप्लाईज का, DC एंड AC। हम दोनों अलग अलग सप्लाईज के साथ अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन है हमारा, एक कॉइल है हमारी, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहला, अ कॉइल कनेक्टेड टू 100 वोल्ट DC सप्लाई। आप देखिए क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर दो सप्लाईज का यूज़ कर रही हूँ, एक DC सप्लाई और एक AC सप्लाई को भी यूज़ करूँगी। और DC सप्लाई की वजह से उसने करंट दी है मुझे 10 एम्पियर एंड सेम कॉइल को मैंने यूज़ किया है और इस बार हमने उसको कनेक्ट किया है व्हेन कनेक्टेड 100 वोल्ट AC सप्लाई with 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप सबको पता होना चाहिए कि DC के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसीलिए हमने AC की फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया है। और इसने कितनी करंट को ड्रॉ किया, 5 एम्पियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट द पैरामीटर्स ऑफ द कॉइल, पैरामीटर्स ऑफ द कॉइल। यानी अगर मुझे पैरामीटर निकालने हैं, अब तक पैरामीटर्स आपको दिए जा रहे थे, अब पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉइल। तो पहली चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए, कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड L। सबसे पहले कौन सी सप्लाई दी गई है बेटा, 100 वोल्ट DC सप्लाई। तो मैंने एक 100 वोल्ट का बैटरी यहाँ कनेक्ट किया, तो और यहाँ पर उस बैटरी ने कितना करंट दिया है मुझे, 10 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही मैंने DC कनेक्ट किया ये L तो काम करना ख़त्म कर देगा, क्योंकि L जनरेट करता है XL को और XL में फ्रीक्वेंसी आती है, और जब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो ये L तो कोई XL जनरेट ही नहीं कर पाएगा, यानी XL तो बेकार हो गया हमारा। अब यहाँ पर बचा केवल R, V और I। तो हमारा फॉर्मूला सीधे सीधे V = IR लग जाएगा यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी 10 ओम। ये देखिए बेटा, पहला पैरामीटर कैलकुलेट हो गया हमारी कॉइल का। अब दूसरा पैरामीटर बचा L। सेम कॉइल को कनेक्ट करते हैं, हमने सेम कॉइल को यूज़ किया और अब दिए हमने इस पे AC सप्लाई, और AC सप्लाई भी कितनी दी है बेटा, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस तो निकल गया, L निकालना है और करंट है 5 एम्पियर। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर AC दिया, ये R और L दोनों काम करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये दोनों काम करना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जनरेट होगा इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस की वजह से फॉर्मूला लगेगा V = IZ। तो सबसे पहले Z कैलकुलेट करेंगे V डिवाइडेड बाई I से। वोल्टेज है 100, करंट है 5, तो ये देखिए 20 ओम मेरा इम्पीडेंस निकल आया। अब अगर सबको याद होगा Z का फॉर्मूला, तो Z का फॉर्मूला मैंने ये ड्राइव करवाया था आप लोगों को। यहाँ Z हो गया 20, R आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, XL हमें निकालना है, हमने स्क्वायर कर दिया तो XL की वैल्यू बन गई अंडर रूट में 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 400 माइनस 100 300, यानी 17.32 ओम। ये देखिए ये XL की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी। और अगर ये XL की वैल्यू निकल कर आ गई है तो XL का फॉर्मूला होता है 2πfL। यहाँ से हम L कैलकुलेट कर सकते हैं, XL डिवाइडेड बाई 2πf। XL था 17.32, 2 × 3.14, फ्रीक्वेंसी थी 50, हमने सॉल्व किया तो 0.055 हेनरी। दिस इज द इंडक्टेंस वैल्यू। तो आई थिंक आप लोगों को RL के न्यूमेरिकल अब समझ में आ गए होंगे।
इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आरसी के न्यूमेरिकल को और आरसी के डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस जो भी अपने डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।